आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th हिंदी ए सेशन 2022-23 के लिए। इसमें आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें जो टाइम है 3 आवर का है और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 है। इसकी इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। तो इसमें दो खंड हैं, खंड का और खंड ख। खंड क में वस्तुपरक और बहुविकल्पी मन MCQ टाइप के क्वेश्चन है। खंड ख में वस्तुनिष्ठ मन MCQ, वर्णात्मक मन डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में कुल प्रश्नों की संख्या 17 है और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना अनिवार्य है। इसमें जहाँ तक संभव हो सभी प्रश्नों के उत्तर हमको क्रमानुसार लिखना है। जैसे अगर पहला प्रश्न लिख रहे हैं तो दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, ऐसा। आप 7 के बाद 9 मत लिखिए, 11 मत लिखिए, इस प्रकार की चीज़ को अवॉइड करना है, ऐसा इसमें बोला गया है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो खंड क में टोटल 10 प्रश्न हैं और उप प्रश्नों के क्वेश्चंस की संख्या जो है वो 49 है और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते हुए हम लोगों को 40 क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो इसमें आपको 40 मार्क्स मिल जाएगा। खंड ख में कुल 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों में उनके साथ चॉइस भी दिया हुआ है और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते हुए और चॉइस को ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करना है। खंड आ में प्रश्न 1 है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो इस गद्यांश को पढ़ना है, पहले समझना है, फिर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके आंसर को हम लोगों को करना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। घर जैसा छोटा सा शब्द भावात्मक दृष्टि से बहुत विशाल होता है। इस आधार पर मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी, बंगला आदि इसके समानार्थी बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, क्योंकि इनका सामान्य संबंध दीवारों, छतों और बाहरी व आंतरिक साज सज्जा तक सीमित होता है। तो देखिए इसमें जो लेखक हैं वो बोल रहे हैं कि घर का शब्द जो है ना वो भावात्मक या भावनात्मक दृष्टि से काफ़ी बड़ा होता है और इसी कारण से हम मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी, बंगला आदि को इसके बराबर नहीं मान सकते, क्योंकि इनका जो संबंध है वो दीवारों, छतों, बाहरी और आंतरिक साज सज्जा तक सीमित होता है। जबकि घर प्यार, भरोसे और रिश्तों की मिठास से बनता है। एक आदर्श घर वही है जिसमें प्रेम व भरोसे की दीवारें, आपसी तालमेल की छतें, रिश्तों की मधुरता के खिले खिले रंग, स्नेह, सम्मान व संवेदनाओं की सज्जा हो। घर में भावात्मकता है, वह भावात्मकता जो संबंधों को महकाकर परिवार को जोड़े रखती है। यह बात हमें अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि जब रिश्ते महकते हैं तो घर महकता है, प्यार अटखेलियाँ करता है तो घर अटखेलियाँ करता है। रिश्तों का उल्लास घर का उल्लास होता है, इसलिए रिश्ते हैं तो घर है और रिश्तों के बीच बहता प्रेम घर की नींव है। यह नींव जितनी मजबूत होगी घर उतना ही मजबूत होगा। न जाने क्यों आज का मनुष्य संवेदनाओं से दूर होता जा रहा है। उसके मन की कोमलता कठोरता में बदल रही है। दिन रात कार्य में व्यस्त रहने और धनोपार्जन की अति तीव्र लालसा से उसके अंदर मशीनियत बढ़ रही है। इसलिए उसके लिए घर के मायने बदल रहे हैं, उसकी अहमियत बदल रही है। इसी कारण आज परिवार में आपसी कलह, द्वंद्व आदि बढ़ रहे हैं। आज की पीढ़ी प्राइवेसी, व्यक्तिगतता के नाम पर एकाकीपन में सुख खोज रही है। उसकी सोच मेरा कमरा, मेरी दुनिया तक सिमट गई है। एक छत के नीचे रहते हुए भी हम एकाकी होते जा रहे हैं। काश सब घर की अहमियत समझें और अपना अहम हटाकर घर को घर बनाए रखने का प्रयास करें। तो देखिए इसमें घर का महत्व बताया गया कि घर जो है ना भावनात्मक तौर पे लोगों के जुड़ाव को कहते हैं, लोगों के लगाव को कहते हैं। लेकिन आज के समय में व्यक्ति इतना व्यस्त होते जा रहा है पैसा कमाने में, अपने आप में, कि वो एकाकीपन में सुख खोज रहा है। अब पहला प्रश्न देते हैं कि भावात्मक दृष्टि से घर जैसे छोटे से शब्द की विशालता में निहित है। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें कथन है पहला, प्रेम, विश्वास, नातों का माधुर्य व संवेदनाएं। तो हमने अच्छे से पढ़ा है कि घर का मतलब है प्रेम, विश्वास, नातों का माधुर्य और फीलिंग्स या संवेदनाएं। दूसरा ऑप्शन है आकर्षक बनावट, सुंदर लोग, वैभव व संपन्नता। ये तो हमने नहीं पढ़ा है घर का मतलब। सुंदर रंग संयोजन, आंतरिक सजावट एवं हरियाली, ये भी नहीं पढ़ा है क्योंकि आंतरिक सजावट को यहाँ पे लेखक ने घर नहीं बताया है। स्नेह, सम्मान, सरसता, संवेदनाएं, संपन्नता व साज सज्जा। तो देखिए स्नेह, सम्मान, सरसता, संवेदनाएं तक तो घर की परिभाषा लेखक बताते हैं, लेकिन संपन्नता व साज सज्जा को उन्होंने घर के परिभाषा में नहीं बताया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा। तो इस विकल्प में कथन का हो जाएगा, कथन पहला ही सही है। प्रश्न 2 है कि सामान्य रूप से मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी आदि शब्दों का संबंध किससे होता है। तो हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है
कि इन शब्दों का संबंध जो है ना वो बनावट व सजावट से होता है, न तो इनका संबंध हृदय की भावनाओं से होता है और न ही वैभव और समृद्धि से, न ही स्थानीय सुविधाओं से। तो इसका ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा, बनावट व सजावट से। प्रश्न 3 है कि आज की पीढ़ी को सुख किसमें दिखाई दे रहा है। तो आज की पीढ़ी को सुख केवल अपने निजी जीवन में और एकांतवास में दिखाई दे रहा है। तो इसका ऑप्शन का देखिए, निजी जीवन व एकांतिकता में। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही हमने पढ़ा हुआ है और बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं इसके गलत हैं। प्रश्न 4 है कि गद्यांश में प्रेम को घर का क्या बताया गया है। तो यहाँ पे प्रेम को घर का आधार बताया गया है। अगर घर में प्रेम नहीं है तो वो फिर घर ही नहीं रहेगा। तो इसका ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। न तो इसमें आभूषण बताया गया है, न भरोसा और न ही उल्लास। इसके बाद प्रश्न 5 में चलते हैं, जो कि कथन कारण या असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। कथन ये है कि आदमी के अंदर संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है कि आदमी आज संवेदनहीन होकर केवल मशीनी होते जा रहा है। कारण आर बता रहा है कि व्यस्तता और अर्थोपार्जन की अति महत्वाकांक्षा ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया है। बिल्कुल सही है कि चूँकि वो बहुत ज़्यादा व्यस्त है खुद में और बहुत ज़्यादा उसको पैसा कमाने की लालच है, तो इस महत्वाकांक्षा ने उसको यहाँ तक पहुँचाया है। तो कथन ये सही है और आर जो है ना उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। कथन ये सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित दो पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए इसमें दो पद्यांश दिए हुए हैं, एक को पढ़ के उसको अच्छे समझ के उसमें से 5 प्रश्नों को हमको हल करना है। चलिए इसको पढ़ते हैं, बहुत सुंदर कविता है। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। संघर्ष से हट कर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झर कर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिलें, कांटे चुभें कलियाँ खिलें। टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। अपने नयन का नीर अपने आप हमको पहुँचना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। इस पद्यांश में कवि ने संघर्ष को ही जीवन का उद्देश्य बताया है। कवि का कहना है कि हमको कभी रुकना नहीं चाहिए, हमको कभी झुकना चाहिए, हमको निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। साथ ही साथ हमको गतिमान रहना चाहिए, स्थिर नहीं रहना चाहिए। जो जहाँ पे है उसको वहीं से लड़ते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हों, चाहे उसमें अच्छा मिले हमको या बुरा मिले, हमको संघर्ष जारी रखना चाहिए। हमको टूट के बैठ नहीं जाना चाहिए। हमको हमेशा अपने हृदय में ही सत्य खोजना चाहिए, अपने आंसू खुद पोंछना चाहिए, क्योंकि आकाश तो सुख नहीं देगा और धरती हमारे दुख को दूर नहीं करेगा और भटक भटक कर ही राही को दिशा मिलता है। इसीलिए संघर्ष ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अब प्रश्नों को ध्यान देते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इस कविता के केंद्रीय भाव में दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। कथन है, पहला है कि प्रतिकूलता के विरुद्ध जूझते हुए बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है। बिल्कुल यही हमने पढ़ा है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि परिस्थितियों से समझौता करके जोखिमों से बचना ही उचित है। ये बिल्कुल गलत है, हम जोखिम से बच ही नहीं सकते, जीवन है तो जोखिम है। तीसरा है लक्ष्य संधान हेतु मार्ग में भटक जाने का भय त्याग देना चाहिए। बिल्कुल सही है कि अगर हमको लक्ष्य प्राप्ति है तो मार्ग से भटकने का भय बिल्कुल हमारे मन में नहीं होना चाहिए। चौथा है जीवन में अपने छाले खुद सहलाने का दर्शन अपनाना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है कि हमको खुद अपने दुख खुद दूर करना है। तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न लिखते हैं कि मरण अर्थात मृत्यु को जीतने का आशय है। तो मरण और मृत्यु को जीतने का आशय यहाँ पे संघर्ष करने से है। ऑप्शन क है कि साधुता व साधना से अमरत्व प्राप्त करना।
बिल्कुल ऐसा नहीं है, कवि ने नहीं कहा है कि अमरत्व प्राप्त करना जो है वो मृत्यु को जीतना है। ख है योगाभ्यास व जिजीविषा से दीर्घायु हो जाना, ये भी उन्होंने नहीं कहा है क्योंकि मृत्यु जो है एक महत्वपूर्ण सच्चाई है। ग है अर्थ बल व दृढ़ इच्छा शक्ति से जीवन को कष्ट मुक्त करना, यही कवि यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि हम अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से जीवन को कष्ट से मुक्त कर दें। और घ है जीवन और जीवन के बाद भी आदर्श रूप में स्मरण किया जाना, ये भी नहीं बोल रहे हैं। प्रश्न 3 है आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं का अर्थ है कि। तो देखिए कोई भी आके आपके दुख को हरने वाला नहीं है, ना ही आपको सुख देने वाला है। इसका ऑप्शन का है कि आकाश और धरती दोनों में संवेदनशीलता नहीं है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। ईश्वर उदार है अतः वही सुख देता है वही पसीजता है, ये भी उन्होंने नहीं कहा है। ग है कि जुझारू बनकर स्वयं ही जीवन के दुख दूर किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है कि जिसमें लगन है, मेहनत है, जुझारूपन है, वही जीवन से दुख को दूर कर सकता है। और घ है सामूहिक प्रयत्नों से ही संकट की स्थिति से निकला जा सकता है, तो ऐसा भी वो नहीं बोल रहे हैं, तो इसका ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 4 है अपने आप से लड़ने का अर्थ है, इसमें ऑप्शन का है अपनी अच्छाइयों व बुराइयों से भली भांति परिचित होना। तो ऐसा तो कभी ने नहीं कहा है कि आप अपनी अच्छाइयों बुराइयों से भली भांति परिचित हो जाएंगे, इसका अर्थ अपने आप से लड़ना है। ख है किसी मुद्दे पर दिल और दिमाग का अलग अलग सोचना, ये भी गलत है। ग है अपने किसी गलत निर्णय के लिए स्वयं को संतुष्ट कर लेना, ये भी गलत है, ये भी यहाँ पे कवि ने नहीं कहा है। घ है अपनी दुर्बलताओं की अनदेखी न करके उन्हें दृढ़ता से दूर करना, बिल्कुल सही, यही कवि ने कहा है कि हमें जो है ना अपनी कमजोरियों को अनदेखा ना करते हुए उसको हमको सुधारना चाहिए। प्रश्न 5 है युवावस्था हमें सिखाती है कि कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है पहला, स्वयं को चैतन्य, गतिशील, आत्मालोचक व आशावादी बनाए रखें। बिल्कुल युवावस्था हमको ये सिखाता है कि हम हमेशा गतिशील रहें, खुद में सुधार करते रहें और आशा बनाए रखें, ये सही है। दूसरा है सजग रहें, जीवन में कभी कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न ही ना होने दें। तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं होंगी। तीसरा है सुख दुख उतार चढ़ाव को भाग्यवादी बनकर स्वीकार करना सीखें। तो ऐसा भी हमको युवावस्था नहीं सिखाता है कि हम भाग्यवादी बन जाएं। चौथा है प्रतिकूल परिस्थितियों के आगे घुटने न टेकें बल्कि दो दो हाथ करें। ये भी हमको सिखाता है युवावस्था की जो भी विपरीत परिस्थिति आए उसका हम दृढ़ता से मुकाबला करें। तो इसमें पहला और चौथा सही होगा, तो इसका ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। कथन पहला व चौथा सही है। अब इसके अथवा में एक पद्यांश है, इसको पढ़ते हैं कि फसल किसान के कच्चे अध पके सपनों की लहलहाती आस है, यह उसके हृदय की गहराइयों में अंकुरित एक विश्वास है। यह विश्वास है ढही हुई दीवार की चिनाई का, 18 पार कर चुकी बेटी की सगाई का, परचूनिए की उधारी चुकाने का, मन के सपनों को नए परिधान पहनाने का। इसी विश्वास की सलामती के लिए वह मूंदता है आंखें दिन में न जाने कितनी बार और दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक। भरोसे और आशंका की रस्साकसी में न जाने कितनी बार वह जागता है नींद से और जगा देना चाहता है उस परमात्मा को भी जिसके बारे में सुनता आया है कि सभी कुछ उसके ही हाथ है। और इसीलिए जब फसल सौंधियाती है, असल में किसान के सपने सौंधियाते हैं और फसल घर आ जाने पर सपने पक जाते हैं। तो डॉक्टर विनोद प्रसून की अद्भुत रचना है, इसमें कवि कह रहे हैं कि फसल जो है ना किसान के सपना है, जब फसल पक जाता है तो किसान के सपने पक जाते हैं और इसके द्वारा ही उसको विश्वास होता है कि वो घर बना लेगा, बेटी की सगाई करेगा, उधारी छूटेगा। साथ ही साथ वो इसके लिए भगवान को आंख मूंद के बार बार दुआएं भेजता है क्योंकि उसके मन में डर है कि कहीं ना कहीं फसल मेरी खराब ना हो जाए, और साथ ही साथ ईश्वर के ऊपर भरोसा भी है। इसके बाद वो जो है ना परमात्मा को जगाना चाहता है, बताना चाहता है कि हे परमात्मा तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तो मेरे फसल को अच्छा कर दो। क्योंकि जब फसल अच्छे से हो जाता है तो किसान के सपने भी पूरे होने लगते हैं और जैसे ही फसल घर आ जाता है तो उसके सपने जो है ना पक जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि फसल को किसानों के कच्चे अधपके सपनों की लहलहाती आस कहने का कारण है। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन में पहला है कि फसल देखकर बैंकों से सस्ते ब्याज पर ऋण सरलता से मिल जाना, बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी ने कहीं नहीं कहा है। दूसरा है कि फसल से किसान के सपनों की संबद्धता व भावात्मक लगाव होना, बिल्कुल सही है, ये कवि ने कहा है। फसल से जुड़े निराई, सिंचाई, कटाई, गहाई, भंडारण आदि के सपने देखना, ये भी गलत है। चौथा है कि फसल से ही जीवन की जरूरी इच्छाओं के साकार होने की संभावना जुड़ी होना, बिल्कुल ये भी सही है कि फसल से जो है उसके जीवन की जो जरूरी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं। इसमें दूसरा और चौथा सही है, तो इसका ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 2 है कि किसान के हृदय की गहराइयों में अंकुरित हुए विश्वास की परिधि में आते हैं। तो देखिए
किसान की हृदय की गहराई में केवल एक ही विश्वास है कि उसके अति आवश्यक कार्य जो है ना वो पूरे हो जाएं। तो क है कि कुछ पाकर सामाजिक कार्य करने की इच्छाएं। ये तो हमने नहीं समझा है कि किसान के हृदय की गहराइयों में है। ख है अति आवश्यक कार्य एवं मन के भावनात्मक सपने। बिल्कुल यही है कि वो चाहता है कि उसके अति आवश्यक कार्य पूरे हो जाएं और उसके मन के भावनात्मक सपने जो है ना उसके हृदय की गहराइयों में एक विश्वास के रूप में बने हुए हैं। ग है आधुनिक कृषि यंत्र आदि जुटा लेने की अभिलाषाएं। ये भी नहीं है। और घ है कठिन समय के लिए कुछ बचा कर रखने की योजनाएं। ये भी हमने नहीं पढ़ा है। प्रश्न 3 है कि दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक, कासा है। इसमें क है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास रखना। तो ये तो हमने नहीं पढ़ा है कि दुआएं प्रेषित करना चाहता है ऊपर तक, तो इसके लिए व्रत उपवास कर रहा है। ख है सामूहिक यज्ञ करके फसल की कुशलता की कामना करना। ये भी गलत है। उसके बाद ग है कि फसल की कुशलता हेतु मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करना। बिल्कुल यही है कि वो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरा फसल जो है ना वो अच्छा रहे। और घ है निवेदन को ग्राम्य विकास से जुड़े अधिकारियों तक पहुंचाना। तो ये भी गलत है। प्रश्न 4 है कि भरोसे और आशंका की रस्साकसी में पंक्ति के आधार पर किसान की मनोदशा से जुड़ा सही विकल्प है। क है ईश्वर पे अटूट विश्वास कि वे फसल को कोई हानि नहीं होने देंगे। तो देखिए उसको ईश्वर पे अटूट विश्वास तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फसल को हानि नहीं हो देंगे, ऐसा वो सोच रहा है। ख है ईश्वर पे विश्वास किंतु फसल की कुशलता को लेकर मन आशंकित रहना। बिल्कुल यही ऑप्शन है कि उसको ईश्वर पे विश्वास है, लेकिन साथ ही साथ फसल की कुशलता को लेके उसके मन में आशंका भी है। और इसके जो बाकी ऑप्शन है ग है कि परिश्रम पर पूर्ण विश्वास किंतु भाग्य में क्या लिखा है इससे सदा आशंकित रहना। ये भाग्य में क्या लिखा है इससे किसान जो है ना आशंकित नहीं रहता है। घ है स्वयं पर भरोसा करना किंतु प्राकृतिक आपदाओं की आशंका में सदैव भयभीत बने रहना। तो उसको स्वयं पे भरोसा है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं की आशंका में वो भयभीत बना है, ऐसा नहीं है। तो इसका ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 5 है कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो कथन कारण असर्शन रीजन क्वेश्चन है। कथन ए है किसान अपनी फसल के साथ भावात्मक रूप से जुड़ा होता है। बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा है। कारण आर है कि व्यवसाय और व्यवसायी के बीच ऐसे संबंध स्वाभाविक हैं। तो देखिए व्यवसाय और व्यवसायी के बीच में भावात्मक संबंध हो ऐसा जरूरी नहीं है, ना ही ये स्वाभाविक हैं। तो इसमें कथन ए तो सही है, इन कारण आर जो है ना कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा। कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न 3 है कि निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद के ऊपर आधारित 5 प्रश्नों में से 4 के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कि न तो तुम वहाँ जा सके न ही मैं। इसका सरल वाक्य होगा, तो इसका सरल वाक्य में रूपांतरण करना है। तो देखिए सबसे पहले ये मिश्रित वाक्य है। तो इसका पहला ऑप्शन देखिए कि तुम और मैं दोनों ही वहाँ नहीं जा सके, यही इसका सरल वाक्य है, क्योंकि सरल वाक्य में एक विधेय और एक उद्देश्य होता है। ख में देखिए कि तुम भी वहाँ नहीं जा सके और मैं भी वहाँ नहीं जा सका, यहाँ पे और है तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यद्यपि तुम और मैं वहाँ जा सकते थे फिर भी नहीं जा सके, तो यहाँ पे यद्यपि और एक कामा देखिए, तो ये क्या है, मिश्रित वाक्य है। इसमें देखिए चूँकि तुम वहाँ नहीं जा सके इसलिए मैं भी वहाँ नहीं जा सका, इसमें चूँकि और यहाँ पे कामा है और एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है, तो ये भी क्या है, मिश्रित वाक्य है। तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा कि तुम और मैं दोनों ही वहाँ नहीं जा सके। अब सेकेंड नंबर देखिए कि सूर्योदय होते ही प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, इसका संयुक्त वाक्य होगा। तो देखिए संयुक्त वाक्य में संयोजक शब्द जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इस प्रकार के संयुक्त शब्द होते हैं। तो यहाँ पे देखिए और ऑप्शन ख में तो सूर्योदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, तो यही इसका संयुक्त वाक्य में रूपांतरण हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम लोग 3 पे आते हैं। तो आपके आवाज़ उठाने पर सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, इसका मिश्र वाक्य होगा। तो देखिए मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। इसमें देखिए कि ऑप्शन ख में कि आप आवाज़ उठाएंगे तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, तो आवाज़ उठाने के बाद लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, तो इस वाक्य का इस वाक्य पर निर्भरता है, तो इसका ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे और का प्रयोग है तो ये संयुक्त वाक्य होगा। और बाकी जैसे ये जो है ना सरल वाक्य है कि आपके आवाज़ उठाते ही सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, और यहाँ पे इसलिए जो है ना एक संयोजक शब्द है, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। प्रश्न 4 है कि निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए मिश्र वाक्य को पहचानना बहुत ईजी है। आप ध्यान रखिएगा कि जिसमें की,
जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, तैसा, जब, तब, चूँकि, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि ऐसे शब्दों का प्रयोग मिले तो मिश्र वाक्य होगा। अब इसमें पहला में देखिए कि आप कह सकते थे कि, यहाँ पे की का उपयोग हुआ है, यह गलती आपने नहीं की है। तो इसमें देखिए दो वाक्य की के माध्यम से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, तो ये मिश्र वाक्य होगा। दूसरा देखिए, यदि आप अपना पक्ष रखते तो अवश्य ही निर्दोष सिद्ध होते। तो इसमें भी पक्ष रखने पे निर्दोष सिद्धता वाली बात एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। साथ ही साथ यहाँ पे कामा है, तो ये भी क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। उसके बाद तीसरा देखिए कि जब आपने गलती की ही नहीं है तो उसका दंड आपको क्यों मिलेगा। तो इसमें भी कामा के माध्यम से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, ते भी मिश्र वाक्य है। चौथा देखिए, चूँकि दोषी कोई और है। देखिए दोषी कोई और है, यहाँ पे चूँकि का प्रयोग है, इसलिए आप यह दोष अपने ऊपर बिल्कुल मत लीजिए। तो इसमें वाक्य में निर्भरता है, तो भी मिश्र वाक्य होगा। तो इसमें चारों के चारों वाक्य जो है ना मिश्र वाक्य हैं। तो इसका ऑप्शन घ देखिए, कथन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। इसके बाद 5 नंबर पे देखिए, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। कॉलम 1 है कि बिल्ली आई और दूध पी गई, तो यहाँ पे और का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या होगा, सीधा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। उसके बाद, यदि दूध बाहर ना रखा होता तो बिल्ली ऐसा नहीं कर पाती, तो दोनों वाक्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हैं और कामा का उपयोग है, तो ये क्या है, मिश्र वाक्य होगा। और तीसरा देखिए, हमें बिल्ली का जूठा दूध फेंकना पड़ा, तो ये क्या है, सरल वाक्य है। इसमें एक विधेय और एक उद्देश्य है, तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। तो इसमें देखिए ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। प्रश्न 4 है कि निर्देशानुसार वाक्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें कॉलम 1 में पहला है कि भारत द्वारा मैच जीत लिया गया। तो याद रखिएगा, जिसमें से और द्वारा का उपयोग होता है वो हमेशा कर्मवाच्य होता है, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा पहला का। दूसरा है कि गेंदबाजों ने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो अगर ने का उपयोग होता है तो इसमें देखिए कर्ता की प्रधानता है, तो कर्तरी वाच्य हो जाएगा। तीसरा है, विपक्षी बल्लेबाजों से क्रीज पर रुका नहीं जा सका। तो इसमें देखिए एक भावना को या भाव को बताया जा रहा है कि विपक्षी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं रुक सके, तो भाववाच्य हो जाएगा। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का तीसरा, तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 2 है कि इनमें कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कर्मवाच्य में से और द्वारा का उपयोग किया जाता है, तो इसमें क और जो ग है ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये दोनों कर्तृवाच्य हैं। अब ख को देखिए कि रवीना से गज़ल नहीं गाई जाती है, तो रवीना एक स्त्रीलिंग है और गाई जाती है, बिल्कुल सही है, तो यही होगा। उसके बाद रवीना से पैदल नहीं चला जाता है, ये वाक्य ऐसा होना था कि रवीना पैदल नहीं चल पाती है ना, तो ये घ भी ऑप्शन गलत होगा, तो इसका ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। इसमें से कर्मवाच्य होगा कि रवीना से गज़ल नहीं गाई जाती है। तीसरा है कि इनमें कर्तृवाच्य का उदाहरण है। तो देखिए कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। क में देखिए कि चलो अब घर चलें, तो चलो अब घर चलें, बिल्कुल यही इसमें कर्ता की प्रधानता है, ये कर्तृवाच्य है। ख देखिए चलो अब घर चला जाए, तो भाववाच्य है, एक भावना को बता रहा है, तो नहीं होगा। कैरम के बाद अब शतरंज खेली जाए, ये भी भाववाच्य है, हमारे द्वारा शतरंज खेली जा सकती है, यहाँ द्वारा का उपयोग हो रहा है, तो ये कर्मवाच्य है, तो भी नहीं होगा। प्रश्न 4 है, दादी जी पढ़ नहीं सकती, इसका भाववाच्य होगा। तो भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होता है और उसमें एक भाव होता है। इसके ऑप्शन से समझते हैं कि ऑप्शन का है, दादी जी कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगी, तो इसमें देखिए कुछ भी का उपयोग कर रहा है, तो इस वाक्य में ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। इसका ख देखिए, दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकेगा, है ना, तो ये दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकेगा, इसी में इसका भाव का पता चल रहा है, तो दादी जी पढ़ नहीं सकती का भाववाच्य होगा, दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकेगा। ग देखिए, दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता, ये भी गलत है, और दादी जी कुछ भी पढ़ नहीं पाती है, तो ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन का करेक्ट होगा। प्रश्न 5 है कि बिना सहारे बूढ़ी माँ से अब चला नहीं जाता है, इसका कर्तृवाच्य होगा। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। तो क्या देखिए, क्या बोलता है कि बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं सकेंगी, तो सकेंगी आ गया, मतलब ये भाववाच्य है, तो नहीं होगा। ख देखिए, बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाती हैं, बिल्कुल यही कर्तृवाच्य है, क्योंकि इसमें बिना सहारे बूढ़ी माँ मतलब कर्ता की प्रधानता है। ग देखिए,
बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाएंगी, तो इसमें पाएंगी है तो भी नहीं होगा, ये भी गलत है। घ है बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं सकती हैं, इसमें सकती हैं तो ये भी गलत है, तो इसका उत्तर ख हो जाएगा। प्रश्न 5 है, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि चारों ओर छाई हरियाली मनमोहक लग रही थी, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा। तो देखिए जो हरियाली है ना, ये एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि एक भाव को माने हरापन को बता रहा है, दूसरा स्त्रीलिंग है और एक वचन है और ये कर्ता कारक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक। प्रश्न 2 देखिए कि डायवन ने जोर से ब्रेक मारे, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा। तो जोर से, देखिए जोर से माने आदतन, उसका आदत है जोर से वो ब्रेक मारता है, तो ये रीतिवाचक है, रीति माने आदत, और ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे मारना या मारे जो है ना वो क्रिया है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा और विशेष से क्रिया है यहाँ पे मारे, तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 3 है, यह पुस्तक मैंने तब खरीदी थी जब मैं 15 वर्ष का था, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा। तो यह यहाँ पे क्या है, पुस्तक की विशेषता को बता रहा है, तो ये एक सर्वनामिक विशेषण होगा, और यहाँ पे जो विशेष से जिसकी विशेषता को बता रहा है पुस्तक है, इसीलिए इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। यह है यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण और विशेष से जो है इसमें पुस्तक है। प्रश्न 4 है, हलदार साहब ने पान खाया, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा। तो यहाँ पे खाया का पद परिचय हमको देना है। तो देखिए ये जो है ना ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे पान है, पान यहाँ पे कर्म है और यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगा, साथ ही साथ कर्म पान हमको पता चल गया। दूसरा ये सामान्य भूतकाल है और ये कर्तृवाच्य है, क्योंकि हलदार साहब करता है और यहाँ पे ने का प्रयोग हो रहा है, तो इसीलिए 4 का ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा, सकर्मक क्रिया, कर्म पान, सामान्य भूतकाल और कर्तृवाच्य। प्रश्न 5 है कि कुछ लड़के बाहर खेल रहे हैं, चाय में कुछ पड़ा है, दोनों वाक्यों के कुछ का सामान्य पद परिचय होगा। तो देखिए जो कुछ है यहाँ पे, कुछ लड़के, तो लड़कों को हम लोग गिन सकते हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, और दूसरा जो कुछ है जो कि चाय में पड़ा हुआ है वो अनिश्चय वाचक सर्वनाम है, कि क्या पड़ा है उसको हम लोग गिन नहीं सकते, तो इसका ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा कि पहला कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है और दूसरा कुछ जो है ना वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न 6 है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है कि अर्थ बिना कब पूर्ण है, शब्द सकल जग काज, अर्थ अगर आ जाए तो ठाट बाट और आज, इस दोहे में प्रयुक्त अलंकार है। तो देखिए यहाँ पे अर्थ जो शब्द है ना इसका 2 बार आवृत्ति हुआ है, 2 बार ये आया है, और पहले बार में अर्थ का मतलब है मीनिंग, क्योंकि अर्थ के बिना किसी चीज़ का मतलब पूरा नहीं होता, और दूसरा अर्थ का मतलब है पैसा, अगर आदमी के पास पैसा आ जाए तो ठाट बाट और आज आ जाता है। तो जब एक ही शब्द 2 बार आते हैं, दोनों बार उसका मीनिंग अलग अलग होता है, तो वो श्लेष अलंकार होता है, तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा श्लेष। प्रश्न 2 है कि कैसे कलुषित प्राण हो गए, मानो मन पाषाण हो गए, इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो यहाँ पे देखिएगा मानो का प्रयोग हुआ है, तो जहाँ पे भी मनहू, मानो, जानो, जनहू, जियो, जनू इन शब्दों का उपयोग होता है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है, तो इसका ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। प्रश्न 3 है, इधर उठाया धनुष क्रोध में और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जियों के प्राण, इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो देखिए धनुष को क्रोध से उठाया और केवल बाण को चढ़ाया है, चलाया नहीं है, लेकिन उसके खाली चढ़ाने मात्र से पूरा दुनिया थरथर कांपने लगा है और सभी जीवों के प्राण जो है ना थर्राने लगे हैं। तो ये अतिशयोक्ति है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इसमें बोला जा रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार है। प्रश्न 4 है कि एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी ले लेने की बात, सोचा कुछ पल सुकून मिलेगा, चलने दो धरती पर रात, इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो देखिए यहाँ पे सूरज जो है ना एक व्यक्ति की तरह, एक मानव की तरह सोच रहा है कि चलो मैं छुट्टी ले लेता हूँ, मेरे को आराम मिलेगा और देखता हूँ कि धरती पे रात पे लोगों को क्या असर होता है। तो यहाँ पे सूरज का मानवीकरण किया गया है, तो इसका ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। अब प्रश्न 5 है कि कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ पे भी देखिए मानो का प्रयोग हुआ है, मैंने समझाया कि जहाँ पे भी मानो का उपयोग होता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों
के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये पठित गद्यांश के ऊपर आधारित प्रश्न है। तो चलिए पढ़ते हैं। कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसे देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। तो देखिए इसमें ये समझाया गया है कि हवलदार साहब को लग रहा था कि अब जो राष्ट्र प्रेम है, देशभक्ति है, वो गायब हो चुका है। लेकिन जैसे ही बच्चों के द्वारा बनाया गया जो सरकंडे का चश्मा था, उसको देख के उनको लगा कि भविष्य में जो बच्चे हैं वो राष्ट्र प्रेम को अपने अंदर में जीवित रखे हुए हैं। इसका यही सारांश है। इसमें प्रश्न पहला है कि हवलदार साहब क्या सोचकर दुखी हो गए। ऑप्शन का है कि नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा न देखकर। तो ऐसा तो नहीं है। का है देशभक्तों का मजाक उड़ाने वाली बिकाऊ कौम को देखकर। इसी कारण से वो दुखी हो गए कि देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग अब देशभक्तों का मजाक उड़ा रहे हैं और खुद बिकने के मौके तलाश रहे हैं। ग है घर गृहस्थी जवानी जिंदगी आदि की बीती हुई बातें सोचकर। तो ऐसा नहीं है। घ है देश में अलग अलग कौमों की विचारधारा में बहुत अंतर देखकर। तो ऐसा भी नहीं है। प्रश्न 2 है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, हवलदार साहब ऐसा क्यों सोच रहे थे। तो देखिए हवलदार साहब ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि चश्मा लगाने वाला कैप्टन मर चुका था और उस कस्बे में कोई देशभक्त लोग थे नहीं जो चश्मा लगाएं। और सबसे मूल बात क्या है कि जो मूर्तिकार उसको बनाया था मास्टर, वो चश्मा बनाना ही भूल गया था। तो इसमें का ऑप्शन देखिए कि कैप्टन के सारे चश्मे बिक जाने के कारण। ऐसा नहीं था। ख है कैप्टन के गंभीर रूप से बीमार हो जाने के कारण। ये भी नहीं है। ग देखिए मूर्तिकार मास्टर की भूल और कैप्टन की मृत्यु के कारण। बिल्कुल यही सही है। और घ है नटखट बच्चों द्वारा चश्मा बार बार उतार दिए जाने के कारण। ये भी नहीं है। प्रश्न 3 है कि हवलदार साहब की आदत से मजबूर आंखों ने क्या किया। हमने इस गद्यांश में पढ़ा है कि चुपके से उन्होंने देखा। तो क है चौराहा आते ही पान की दुकान खोजने लगी। ऐसा नहीं है। ख है उन्होंने कैप्टन का स्मरण किया और वे नम हो गईं। ये भी नहीं है। चौराहे पर आते ही स्वभावतः मूर्ति की ओर उठ गईं। बिल्कुल यही सही है कि उनकी आंखें जो है ना चौराहे पर आते ही स्वभावतः मूर्ति की ओर उठ गईं। प्रश्न 4 है हवलदार साहब क्यों चीख पड़े। क्योंकि हवलदार साहब ने अचानक देखा कि मूर्ति की आंखों पे सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, जिसके कारण वो देखकर चीख पड़े। तो ऑप्शन का देखिए कि पान वाले का बदला हुआ व्यवहार देखकर। ये बिल्कुल नहीं है। ख देखिए नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर। बिल्कुल सरकंडे का चश्मा देखकर ही वो चीख पड़े, क्योंकि उनको लगने लगा कि देशभक्ति अब बच्चों में ही बची हुई है, जिसके कारण भारत का भविष्य जो है ना वो सुरक्षित है। प्रश्न 5 है कि सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा किस बात का प्रतीक था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सरकंडे से बना चश्मा जो है देशभक्तों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक था। इसमें ऑप्शन का देखिए कि राष्ट्रीय धरोहरों को संरक्षण देने का। ऐसा नहीं है। ख है हस्तकला के प्रति बढ़े रहे अनुराग का। ये भी नहीं है। ग है देशभक्तों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का। बिल्कुल यही है कि वो देशभक्तों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक था। प्रश्न 8 है कि गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो गद्य पाठों पर आधारित है। पहला है बाल गोविंद भगत साधु की सभी परिभाषाओं पर किन गुणों के कारण खरे उतरते थे। का मधुर गायन, खेतीबाड़ी करना, गांधीवादी दर्शन, सारा समय पूजा पाठ में बिताना। तो देखिए सारा समय वो पूजा पाठ में नहीं बिताते थे, ये बिल्कुल गलत है। ख है मृत्यु से न घबराना, हर समय भजन में लीन रहना, बेटे और बहू से बहुत प्रेम करना। तो ये भी उनका नहीं है। बेटे और बहू से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, ऐसा नहीं है। ग है सात्विक गृहस्थ जीवन, सत्यवादिता, शुद्ध व्यवहार,
कबीर दर्शन से सज्जित आत्मा। बिल्कुल यही सही है कि वो एक सात्विक गृहस्थ जीवन जीते थे, किसी साधु की तरह सत्य बोलते थे, शुद्ध व्यवहार करते थे और कबीर के ऊपर उनकी गहरी आस्था थी। तो इसका ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम लोग 2 देखते हैं कि काशी को संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा गया है क्योंकि का यहाँ के लोग अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार देते हैं। बिल्कुल गलत है। धार्मिक संस्कार के कारण इसको संस्कृति की पाठशाला नहीं बोला गया है। ख है यहाँ से सांस्कृतिक संरक्षण अभियान का शुभारंभ हुआ था। ये भी नहीं है, कोई भी सांस्कृतिक संरक्षण अभियान का शुभारंभ का उल्लेख जो है ना इस पाठ में नहीं है। ग यहाँ गली गली में पाठशालाएँ हैं जिनमें संस्कार सिखाए जाते हैं, तो ये भी नहीं है। घ है यह विद्वानों, कला मर्मज्ञों, कलाकारों, स्नेह व सद्भावना की पावन स्थली है। बिल्कुल यही सही है कि यहाँ पे जो विद्वान, कला मर्मज्ञ और कलाकार, इनको जो है काफ़ी ज़्यादा स्नेह और सद्भावना मिलता है। प्रश्न 9 है निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं और विकल्पों का उत्तर लिखते हैं। 4 सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, यह अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। देखिए इसमें संगतकार की विशेषता को बताया गया है कि जैसे ही मुख्य कलाकार थकने लगता है तो संगतकार जो है ना उसका साथ देता है, हमेशा उसको ढांढस बंधाता है। कभी कभी वो अचानक ही उसके साथ गाने लगता है, यह बताने के लिए कि मुख्य गायक अकेला नहीं है, और यह भी बताने के लिए कि जो राग वो गा चुका है उसको फिर से गाया जा सकता है। लेकिन संगतकार के आवाज़ में एक झिझक सुनाई देती है, क्योंकि उसका कोशिश ये रहता है कि वो मुख्य गायक को ही आगे बढ़ाए, खुद ना आगे बढ़ जाए। इसको उसकी असफलता नहीं समझना चाहिए, उसकी परोपकारिता या मनुष्यता समझा जाना चाहिए। पहला प्रश्न है कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, इस पंक्ति में उसका शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो हमने अच्छे से समझा है कि ये जो उसका शब्द है ना वो प्रधान गायक के लिए प्रयोग किया गया है, तो इसका ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा, प्रधान गायक के लिए। प्रश्न दूसरा है कि संगतकार का स्वर मुख्य गायक की सहायता कब करता है। तो जैसे कि हमने समझा है कि संगतकार का स्वर जो है ना मुख्य गायक की सहायता तब करता है जब मुख्य गायक थकने लगता है, उसका आवाज़ कमज़ोर होने लगता है। तो इसका ऑप्शन क देखिए कि जब ऐसा करने के लिए उसका मन उससे कहता है, ये बिल्कुल गलत है। ख है जब गायन को प्रभावी बनाकर वह वाई वाई लुटना चाहता है, ये भी गलत है। ग है गायक के द्वारा किसी पंक्ति विशेष को गाने का आग्रह किए जाने पर, ये भी नहीं है। घ देखिए गायक का कंठ कमज़ोर होने तथा प्रेरणा उत्साह में गिरावट आने पर, बिल्कुल घ ही इसका सही ऑप्शन है कि जब मुख्य गायक का गला कमज़ोर होने लगता है, उसका उत्साह गिरने लगता है, तब संगतकार उसके गायन में सहयोग करता है। प्रश्न 3 है कि संगतकार किसका प्रतीक है। तो इसमें ऑप्शन का है कि संगीत को पागलपन की हद तक चाहने वाले जज्बात का, बिल्कुल गलत है। स्वर को साधने के लिए अनवरत की जाने वाली साधना का, ये भी नहीं है। ग है किसी की सफलता में निस्वार्थ सहयोग करने की भावना का, बिल्कुल यही सही है कि वो प्रधान गायक की सफलता में निस्वार्थ भावना से सहयोग करता है, इसी का वो प्रतीक है। घ है मनोरंजन, माधुर्य, मनुष्यत्व, अपनत्व, प्रतिबद्धता व प्रेरणा का, ये भी संगतकार इसका प्रतीक नहीं है। प्रश्न 4 है कभी कभी संगतकार गायक का यूं ही साथ क्यों देता है। तो देखिए इसमें हमने समझा है कि वो यूं ही साथ इसलिए देता है ताकि जो मुख्य गायक हो अपने आप को अकेला ना समझे। तो इसका ऑप्शन क है अपने आप को उसके समकक्ष प्रदर्शित करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका ऑप्शन ख है उसे यह संदेश देने के लिए कि वह स्वयं को अकेला ना समझे, बिल्कुल यही सही है कि उसको अकेला ना समझे, इसके लिए वो कभी कभी यूं ही साथ देता है। प्रश्न 5 होगा, इसमें 4 लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो प्रश्न 5 है कि संगतकार की मनुष्यता किन कार्यों से प्रकट होती है। इसमें ऑप्शन का है कि प्रधान गायक की सेवा में सदैव श्रद्धापूर्वक जुटे रहने से, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ख है गाने से पहले प्रत्येक कार्य को करने की पूरी योजना बनाने से, ये भी नहीं है। इसका ग है स्वयं को विशिष्ट न बनाकर प्रधान गायक की विशिष्टता बढ़ाने से, बिल्कुल यही है। वो खुद को विशिष्ट नहीं बनाता, खुद को छुपा के रखता है, लेकिन वो साथ ही साथ प्रधान गायक की विशिष्टता को बढ़ाता है, यही उसकी मनुष्यता का परिचय है। प्रश्न 10 है कि पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है फसल कविता में फसल की श्रेष्ठ परिभाषा के साथ प्रकाश में आए हुए अन्य बिंदु हैं।
तो इसमें ऑप्शन का है कि जैविक खेती को प्रोत्साहन एवं कृषि विज्ञान की समझ द्वारा खेती, ये तो हमने फसल को पढ़कर नहीं समझा है। ख है पर्यावरण संरक्षण तथा उपभोक्तावाद, प्रकृति और मनुष्य के संबंध, ये भी नहीं है। ग देखिए कृषि संस्कृति से निकटता, प्रकृति एवं मनुष्य के सहयोग से सृजन, बिल्कुल यही है कि इसमें जो है ना मूल रूप से कृषि संस्कृति से निकटता बताया गया है, साथ ही साथ प्रकृति और मनुष्य के सहयोग में जो सृजन होता है उसके बारे में उल्लेखित किया गया है। तो इसका ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 2 है, गोपियों को उद्धव का शुष्क संदेश पसंद न आने का मुख्य कारण था। क है उद्धव के कठोर शब्द एवं अति कटु व्यवहार, तो उद्धव ने तो ऐसा कठोर शब्द और अति कटु व्यवहार नहीं किया था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ख है उद्धव में वाक्पटुता की कमी एवं हृदयहीनता, ये भी नहीं होगा क्योंकि उद्धव तो काफ़ी वाक्पटु थे। ग है गोपियों का प्रेम मार्ग के स्थान पर ज्ञान मार्ग को पसंद, तो देखिए गोपियाँ जो है ना प्रेम मार्गी थीं, ज्ञान मार्गी नहीं थीं। घ है गोपियों का ज्ञान मार्ग के स्थान पर प्रेम मार्ग को पसंद करना, बिल्कुल इसी कारण से उनको उद्धव का जो शुष्क संदेश है ना वो पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो प्रेम मार्गी थी, उनको ज्ञान मार्ग अच्छा नहीं लगता था। तो इसका ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा। अब खंड ख में वर्णात्मक प्रश्नों पे आ चुके हैं। प्रश्न 11 है कि गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो 25 से 30 शब्दों में हमको 4 में से 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। प्रश्न क है कि नवाब साहब की सनक नकारात्मक थी, किंतु हर सनक नकारात्मक नहीं होती। सो उदाहरण सिद्ध कीजिए कि किस सनक को सकारात्मक कहा जा सकता है। इसका उत्तर है कि सकारात्मक सनक का अर्थ है लगन, मेहनत और ईमानदारी की धुन से कार्य पूरा करना। जैसे महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के सकारात्मक सनक से देश आज़ाद कराया। तो देखिए इसमें शब्द सीमा को हमको अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें प्रश्न ख है कि महानगरों की फ्लैट कल्चर और लेखिका मनु भंडारी के परंपरागत पड़ोस कल्चर में आपको क्या अंतर दिखाई देता है, विचार करके लिखिए। इसका उत्तर है कि फ्लैट कल्चर में जीवन एकाकीपन प्रिय होने के कारण असहाय और असुरक्षित होता है, जबकि पड़ोस कल्चर में जीवन अपनत्व के बंधन के कारण अधिक आनंदपूर्ण और सुरक्षित था। इसमें प्रश्न ग है मंगल ध्वनि किसे कहते हैं, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे कि शुभ अवसरों पर वाद्य यंत्रों से बजाई जाने वाली ध्वनि मंगल ध्वनि कहलाती है। मंगल ध्वनि के प्रमुख वाद्य शहनाई बजाने में महारत होने के कारण बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक कहते हैं। इसमें घ है सच्चे अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, संस्कृति पाठ के आधार पर तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है कि अपनी बुद्धि और योग्यता से कुछ नया करने वाला संस्कृत व्यक्ति होता है। जैसे न्यूटन ने नई सोच और नवीन खोज से गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। प्रश्न 12 है कि पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25-30 शब्दों में लिखिए। तो इसमें प्रश्न क है कि क्रोध से बात और बिगड़ जाती है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के आलोक में इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसका उत्तर है कि परशुराम जी के क्रोध और लक्ष्मण जी के कठोर उत्तर के बीच यदि श्री राम की विनम्रता न होती तो परिणाम विनाशकारी होता। क्रोध में वाणी पर नियंत्रण न होने से बात बिगड़ जाती है। इसका ख है आपके पाठ्यक्रम की किस कविता में कवि ने बादल से फुहार रिमझिम तथा बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है, इस आह्वान का क्या कारण है, अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है कि उत्साह कविता में कवि ने बादल से फुहार रिमझिम तथा बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है। इस आह्वान के माध्यम से कवि विध्वंस, विप्लव और क्रांति के साथ नूतन विद्रोह लाना चाहता है। प्रश्न ग है पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है और इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। इसका उत्तर है कि पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यह पंक्ति एक दंतुरित मुस्कान कविता से ली गई है। शिशु की मनमोहक मुस्कान से पाषाण हृदय में भी वात्सल्य भाव आने के कारण कवि ने ऐसा कहा है। इसका प्रश्न घ है आत्मकथा लिखने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है, कवि के लिए यह कार्य कठिन क्यों था, सोचकर लिखिए। इसका उत्तर है कि सच्चाई, साहस, ईमानदारी और व्यक्तित्व की विशालता आत्मकथा लिखने के लिए आवश्यक गुण है। जीवन में बड़ा प्रेरणाप्रद कार्य न करने के कारण कवि के लिए यह कार्य कठिन है। प्रश्न 13 है कि पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में लिखिए। तो 50-60 शब्दों में हम लोगों को 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। प्रश्न क है वहीं सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं
हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि इस अक्षम्य अपराध का प्रायश्चित मनुष्य किस प्रकार कर सकता है। इसका उत्तर है कि सर्वप्रथम हमें प्रकृति का अंधाधुंध दोहन रोकना होगा। पर्यावरण संतुलन स्थापित करने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनानी होगी। पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि कचरों को फेंकना बंद करना होगा। प्रकृति से खिलवाड़ के कारण होने वाले दुष्प्रभावों से लोगों को अवगत कराना होगा। लोगों के जागरूक होने से ही यह समस्या समाप्त होगी। इसका प्रश्न ख है, रचनाकार की भीतरी व्यवस्था ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर हिरोशिमा घटना से जोड़ते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसका उत्तर है कि आंतरिक अनुभूति से उत्पन्न व्यवस्था लेखन का आधार है। जब घटना विशेष का गहरा प्रभाव मन के संवेदनशीलता को झकझोरता है तभी अभिव्यक्ति जन्म लेती है। बाहरी दबाव के बजाय अनुभव, आंतरिक अनुभूति, व्यवस्था और संवेदना पृष्ठों में अक्षर बनकर उतरते हैं। हिरोशिमा में पत्थर पर मनुष्य की छाया से उपजी आंतरिक अनुभूति ने लेखक को कविता लिखने हेतु प्रेरित किया। इसमें प्रश्न ग है कि माता का अंचल पाठ में भोलानाथ का अपने माता पिता से बहुत लगाव है। बचपन में हर बच्चा एक पल के लिए भी माता पिता का साथ नहीं छोड़ना चाहता है, किंतु माता पिता के बूढ़े हो जाने पर इनमें से ही कुछ उन्हें साथ न रखकर वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। ऐसे लोगों को आप किन शब्दों में समझाएंगे, विचार करके लिखिए। इसका उत्तर है कि बचपन में लगाव होने के बावजूद बुढ़ापे में माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचाने के प्रमुख कारण उपभोक्तावादी, व्यक्तिवादी सोच का बढ़ना, संवेदनशीलता में कमी आना, एकल परिवार को प्राथमिकता देना आदि हैं। ऐसे लोगों को भावनात्मक ढंग से समझाने की आवश्यकता है कि जैसा वे अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं वैसा कल उनके साथ भी हो सकता है। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में सारगर्भित अनुच्छेद लिखिए। तो 3 में 1 के ऊपर 120 शब्दों में हमको अनुच्छेद लेखन करना है। क है, जीवन का कठिन दौर और मानसिक मजबूती। संकेत बिंदु है, मानसिक दृढ़ता से मुश्किल हालातों का सामना संभव, कठिन हालातों से दो हाथ करने की शक्ति, अनेक संघर्षशील व्यक्तियों के उदाहरण, मानसिक दृढ़ता का संकल्प। अनुच्छेद लेखन में सबसे पहले अनुच्छेद के शीर्षक को लिखेंगे जो कि यहाँ पे है, जीवन का कठिन दौर और मानसिक मजबूती। फिर स्लोगन लिखेंगे कि जीवन में वसंत कहाँ सदैव रहते, पतझड़ ही हमें हमेशा है मिलते। फिर आगे लिखेंगे संकेत बिंदुओं के आधार पे कि जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, इसमें सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, शारीरिक आदि से जुड़ी कठिनाइयाँ सदैव आती रहती हैं, जिनका सामना मानसिक दृढ़ता से ही संभव है। सदैव सकारात्मक रहने और कठिन हालातों से दो हाथ करने की शक्ति से ही समस्याओं का समाधान पाया जा सकता है। हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सरदार पटेल, शास्त्री जी जैसे व्यक्तियों के संघर्ष से सीख सकते हैं। संसार के महान लोगों ने संघर्ष के द्वारा कला, साहित्य, खेल, राजनीति, व्यापार, शिक्षा, उद्योग, समाज सेवा, कृषि जैसे क्षेत्रों में सफलता पाई है। यदि हम संकल्प लेकर मन को दृढ़ कर लें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। इसमें ख है, साइबर युग, साइबर ठगी, सावधानियां एवं सुरक्षा उपाय। संकेत बिंदु है, बढ़ते ऑनलाइन कार्य, साइबर ठगी की बढ़ती घटनाएं, सावधानियां, इससे बचने के उपाय। अब इसके हेडिंग को लिखेंगे कि साइबर युग, साइबर ठगी, सावधानियां एवं सुरक्षा उपाय। फिर स्लोगन लिखेंगे कि प्रकाश की गति से होते सारे काम, ऑनलाइन है जिंदगी, साइबर युग है नाम। फिर आगे संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद को लिखेंगे कि आजकल हमारे सारे काम जैसे बैंकिंग, खरीदारी, पढ़ाई, बिल भुगतान आदि ऑनलाइन होते हैं। जीवन का हर भाग आज ऑनलाइन कार्य से जुड़ा है। इसी कारण दिन प्रतिदिन साइबर ठगी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बड़े चालाकी से लोगों को डर, प्रलोभन, अज्ञानता के माध्यम से फंसाया जा रहा है। क्षण भर में उनके खाते से सारे पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। कहा गया है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे ही लोग असावधान होकर अपनी गोपनीय जानकारी जैसे आधार नंबर, पिन नंबर, पासवर्ड, पेन नंबर आदि बता देते हैं, वैसे ही उन्हें लूट लिया जाता है। अतः अपनी गोपनीय जानकारी किसी को ना दें। समय समय पर हमें पिन, पासवर्ड बदलते रहना चाहिए। किसी भ्रामक और लालच देने वाले लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। ग है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। संकेत बिंदु है, दूसरों की कमियां देखना स्वाभाविक प्रवृत्ति। इस प्रवृत्ति का समाज पर प्रभाव, अपने अंदर झांकना आवश्यक, आत्मनिरीक्षण का संकल्प।
इसमें सबसे पहले अनुच्छेद के हेडिंग को लिखेंगे कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। फिर स्लोगन लिखेंगे कि देखने जो चला मैं जग में बुराई, अपने ही ऊपर फिर मुझे हंसी आई। फिर संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद को लिखेंगे कि आदमी अपनी कमियों को नहीं देख पाता है, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति दूसरों की कमियों को देखने की होती है। इस प्रवृत्ति के कारण समाज में बुराई बढ़ने लगती है। जैसे लोग दूसरे को नशा, भ्रष्टाचार, हिंसा आदि करते देखकर खुद इन बुराइयों में शामिल हो जाते हैं। अतः हमें दूसरों की कमियों को देखने के स्थान पर अपने ऊपर झांकना चाहिए। यदि हम अपना आत्मावलोकन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सभी बुराइयों का जड़ हम स्वयं हैं। फिर हमें संसार में कोई बुरा नहीं मिलेगा। इस ज्ञान के बाद हम दिन रात अपनी कमियों को दूर करने के लिए लगे रहेंगे। इस प्रकार संसार से बुराइयां खत्म हो जाएंगी। अतः हमें आत्मनिरीक्षण का संकल्प लेना होगा। प्रश्न 15 है, आप मनसूई मौर्य या मनसूइता मालवी हैं। बरसात के दिनों में दुर्घटना को दावत देते खुले पड़े सीवर लाइन के मेन होलों के संदर्भ में दैनिक जागरण नगर के संपादक को एक समाचार प्रकाशित करने का अनुरोध करते हुए लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो देखिए, संपादक को पत्र है, 100 शब्दों में हमको इसको लिखना है। देखिए, औपचारिक पत्र लेखन में सबसे पहले हम लोग अपना पता लिखेंगे। चूँकि इसको लिखते समय हम परीक्षा पे होंगे तो इसको लिखेंगे कि परीक्षा भवन, रायगढ़, छत्तीसगढ़, जहाँ से मैं हूँ। फिर दिनांक डालेंगे, जैसे इसमें मैंने 18 अक्टूबर 2022 लिखा है, आप एग्ज़ाम दिनांक को लिखेंगे। फिर हम लोग संबोधन करेंगे कि सेवा में संपादक दैनिक जागरण नगर। फिर विषय लिखेंगे खुले पड़े सीवर लाइन के मेन होलों के संदर्भ में। फिर संबोधन करेंगे कि महोदय, मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से नगर निगम तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, या अगर लड़की हैं तो आप चाहती हूं लिखेंगी। वर्तमान में बरसात के बाद सीवर लाइन के मेन होल खुले पड़े हैं, जिससे प्राणघातक दुर्घटना कभी भी हो सकती है। बरसात का पानी भरे होने से मेन होल दिखाई भी नहीं देते हैं। मेरे सामने ही एक व्यक्ति अचानक मैन होल में गिर पड़ा। सौभाग्य से लोगों की मदद से उसे बचा लिया गया। आए दिन मोटरसाइकिल और कारों के चक्के मैन होल में फंसते रहते हैं। खुले मैन होल से सीवर में पल रहे सांप और अन्य जानवर भी बाहर आ सकते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित करेंगे ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके। फिर अंत में धन्यवाद लिखेंगे। फिर लिखेंगे भौदी भौदिया, मनसूई मौर्य और मनसूइता मालवीय। तो अगर आप लड़का हैं तो लड़के के हिसाब से लिखेंगे और लड़की हैं तो लड़की के हिसाब से लिखेंगे। प्रश्न 15 का अथवा है कि आप श्रेयस राजपूत श्रेयसी सिंह हैं। आप छात्रावास में रहते हैं। आपको पिताजी से पता चला है कि आपकी माताजी पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, किंतु अपने स्वास्थ्य की अक्सर अनदेखी करती हैं। माताजी को समझाते हुए लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। तो देखिए, अनौपचारिक पत्र हो जाएगा और इसके पहले का जो था वो औपचारिक पत्र था। इसमें अनौपचारिक पत्र लिखना है, माताजी को पत्र। अब देखिए, अनौपचारिक पत्र लेखन है तो सबसे पहले हम लोग अपना पता लिखेंगे जहाँ से इस पत्र को भेज रहे हैं। तो परीक्षा भवन, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जिस भी शहर में आपका एग्जाम होगा उसके एड्रेस को लिखना है परीक्षा भवन के साथ में, क्योंकि जब आप पत्र लिख रही हैं या लिख रहे हैं तो आप परीक्षा भवन पे हैं। फिर दिनांक लिखेंगे, जिसमें मैंने 20 अक्टूबर 2022 लिखा है। आप जिस दिनांक पे एग्ज़ाम देंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर संबोधन करना है कि आदरणीय माताजी, सादर चरण स्पर्श। फिर आगे लिखना है कि मुझे पिताजी का पत्र मिला जिसमें उन्होंने बताया कि आप अपने स्वास्थ्य की अक्सर अनदेखी करती हैं, जो कि सही नहीं है। आप पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं। कल्पना कीजिए, यदि आप बीमार हो जाएंगी तो फिर पूरे परिवार को कौन संभालेगा। सुबह से शाम तक काम में व्यस्त रहने के कारण आप अत्यंत थक जाती हैं, अतः पर्याप्त आराम करना आवश्यक है। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप सबके खाने के बाद भोजन करती हैं। इस कारण आपको ध्यान रखना होगा कि आप समुचित भोजन कर रही। अन्य स्वास्थ्यगत समस्याओं के लिए चिकित्सक से परामर्श लेना होगा। आशा करता हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य को विशेष ध्यान देंगी। रमा को प्यार और पिताजी को प्रणाम। फिर आखिर में लिखेंगे आपका पुत्र पुत्री श्रेयस राजपूत श्रेयसी सिंह। जैसे आप लड़का हैं तो श्रेयस राजपूत लिखेंगे और लड़की हैं तो श्रेयसी सिंह लिखेंगी। प्रश्न 16 है कि आप तरुण वैश्य तरुणा वैश्य हैं। आप बीएड कर चुके हैं। आपको विवेक इंटरनेशनल स्कूल नगर में हिंदी अध्यापक अध्यापिका पद के लिए आवेदन करना है। इसके लिए आप अपना एक संक्षिप्त स्ववृत्त बायोडाटा लगभग 80 शब्दों में तैयार कीजिए। तो देखिए, स्ववृत्त लेखन और बायोडाटा लेखन से संबंधित प्रश्न है। देखिए, बायोडाटा या स्ववृत्त
लेखन में सबसे पहले एक आवेदन लिखेंगे, क्योंकि जिस जगह के पद के लिए हम लोग बायोडाटा बना रहे हैं वहाँ के प्रमुख को आवेदन देना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग विवेक इंटरनेशनल स्कूल के जो प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके लिए एक पत्र लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे प्रेषक, जो भेज रहा है वो है तरुण वैश्य या तरुणा वैश्य। और चूँकि हमारा पता लिखने के समय परीक्षा भवन अबसा नगर है तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर दिनांक लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 18 अक्टूबर 2022 लिखा है। इसमें आप लोग अपना एग्ज़ाम का दिनांक लिखेंगे। फिर आगे में हम लोग संबोधन करेंगे जिसको हम लोग भेज रहे हैं, जैसे कि इसमें है विवेक इंटरनेशनल स्कूल के जो प्राचार्य हैं, तो सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, विवेक इंटरनेशनल स्कूल अबसा नगर। अब इसमें विषय में लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हिंदी अध्यापक अध्यापिका पद के लिए आवेदन पत्र। फिर आगे संबोधन से आगे लिखना शुरू करेंगे कि महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं तरुण वैश्य, तरुणा वैश्य हूँ। मैं बीएड कर चुका या चुकी हूँ। मैं विगत 3 वर्षों से एक निजी स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में कार्य कर रही हूँ। मुझे नवभारत में प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ है कि आपके विवेक इंटरनेशनल स्कूल में हिंदी अध्यापक अध्यापिका का पद रिक्त है। मैं इस पद के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप मुझे अपने स्कूल में सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। मैं आपकी सभी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा या करूँगी। मेरा स्ववृत्त बायोडाटा एवं समस्त प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियाँ इस आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी तरुण वैश्य या तरुणा वैश्य अबसा नगर। तो देखिए आवेदन हो जाएगा और इसके बाद फिर हम लोगों को यहाँ पे अपना बायोडाटा डालना है। तो सबसे पहले स्ववृत्त या बायोडाटा को हेडिंग में लिखेंगे। फिर यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा बनाएंगे जिसमें फ़ोटो के लिए डब्बा होगा। फिर नाम, जैसे इसमें दिया हुआ है कि तरुण वैश्य या तरुणा वैश्य। पिता का नाम अपने मन से कोई भी लिखेंगे आप, जैसे मैंने यहाँ पे राम वैश्य लिखा है। माता का नाम सीता वैश्य। जन्म तिथि 30 जुलाई 1992। वर्तमान पता केलो विहार, पटेल कोचिंग, अबसा नगर। इसमें कोई भी पता काल्पनिक आपको लिखना है। मैंने एक पता काल्पनिक लिख दिया है। स्थायी पता है इसमें उपरोक्तानुसार। स्थायी पता को डबल मत लिखिएगा, इसमें समय आपका बचेगा। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है। इसमें भी काल्पनिक नंबर ही आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा है 7853 //67 //। फिर ईमेल लिखना है ptjp2013@gmail.com। तो कोई भी काल्पनिक ईमेल आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा हमको देना है। तो यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता के लिए इस प्रकार का आप एक कॉलम बना लीजिएगा और एक टेबल बना लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले हमको क्रमांक लिखना है, फिर कक्षा, फिर वर्ष, बोर्ड, विश्वविद्यालय, विषय, प्रतिशत। याद रखिएगा ना, सामने वाला बीएड कर चुका है उसका उल्लेख इसमें होना चाहिए। तो पहला है 10वीं 2006 में पास हुआ है सीबीएसई से। विषय सामान्य जो कॉमन विषय होते हैं, प्रतिशत 78% है। दूसरा है 12वीं जो कि 2008 में पास हुआ है सीबीएसई से। हिंदी इसमें कला लिया हुआ है क्योंकि वो हिंदी का टीचर बनना चाहता है, तो इसको भूल के भी आप विज्ञान मत लिखिएगा। यहाँ पे 80% है उसका। तीसरा स्नातक 2011 में पास हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय से। विषय हिंदी, इसमें 85% है। फिर उसने चौथे में बीएड किया हुआ है 2012 से 2012 में दिल्ली विश्वविद्यालय से। फिर इसमें विषय हिंदी ही है, इसमें उसके 90% है। और पाँचवा वो परास्नातक किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है 2014 में दिल्ली विश्वविद्यालय से ही, हिंदी में ही, और इसमें उसका 87% है। और अन्य योग्यताओं में भी हमको उल्लेख करना है, तो इसमें मैंने 3 किया है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप एक एक कर सकते हैं। जैसे इसमें कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा, दूसरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 माह का डिप्लोमा, तीसरा है योगा में 6 माह का प्रशिक्षण। उसके बाद उपलब्धियाँ, इसमें भी आपको कम से कम एक उपलब्धि का उल्लेख करना है। जैसे इसमें मैंने किया है कि विद्यालय स्तर, भाषण, निबंध, वाद विवाद में पुरस्कार, समाचार पत्र पत्रिकाओं में लेखन, कविता संग्रह को राज्य सरकार से पुरस्कार, और 3 साल से अधिक का अध्यापन अनुभव। तो आप एक का उल्लेख जरूर करिएगा। फिर आगे है कार्योत्तर गतिविधियाँ और अभिरुचियाँ। इसमें लेखन में गहरी रुचि, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजन करने का अनुभव, निरंतर सीखने और समाज में शिक्षा को लागू करने में गहरी रुचि। तो इसमें भी एक ही लिखेंगे तो आपका चल जाएगा, या इसको आप छोड़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद उद्घोषणा करेंगे कि मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदत्त उपरोक्त सभी सूचनाएं सत्य और पूर्ण हैं। यहाँ पे स्थान परीक्षा भवन, यहाँ पे हस्ताक्षर रहेगा तरुण वैश्य तरुणा वैश्य का, और दिनांक है 20 अक्टूबर 2000, जो भी क्रॉस लिख दीजिएगा, और इसको एग्जाम डेट लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका स्ववृत्त जो है ना वो पूरा हो जाएगा। प्रश्न 16 का अथवा है कि आप रॉबर्ट पॉल डल्डी डिसूजा हैं। आपने अबसा प्रकाशन ख नगर से ऑनलाइन कुछ पुस्तकें मंगवाई थीं। प्रकाशन द्वारा उनमें से 2 पुस्तकें किसी अन्य लेखक की भेज दी गई हैं।
और एक पुस्तक के पहले कुछ पेज फटे हुए हैं। इसकी शिकायत करते हुए तथा इन पुस्तकों को शीघ्र लौटाने और नई पुस्तकें भिजवाने के लिए प्रकाशन के वरिष्ठ प्रबंधक को लगभग 80 शब्दों में ईमेल लिखिए। तो ईमेल लेखन के ऊपर ये प्रश्न है। तो देखिए ईमेल लेखन में ना सबसे पहले हम लोग प्रेषक यानी फ्राम जो भेजने वाला है, अब यहाँ पे देखिए जो भेजने वाला है उसका एक काल्पनिक ईमेल लिख देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि रॉबर्ट पाल के लिए आरबी और डॉली डिसूजा अगर है तो DD7869 कोई भी काल्पनिक नंबर लिख के @gmail.com। और प्रेषित माने जिसको भेजा जा रहा है टू को, इसको भेजा जा रहा है ये जो वरिष्ठ प्रबंधक हैं जहाँ से बुक मंगाया गया है उसको, तो सीनियर मैनेजर abc@gmail.com। और फिर विषय को संक्षेप में लिखेंगे कि मंगवाई गई पुस्तकों के संबंध में। फिर यहाँ से संबोधन शुरू करेंगे कि श्रीमान वरिष्ठ प्रबंधक, मेरा नाम रॉबर्ट पाल डॉली डिसूजा है। मैंने आपके अबसा प्रकाशन क नगर से ऑनलाइन कुछ पुस्तकें मंगवाई थीं, जिसमें आपके द्वारा भेजी गई पुस्तकों में 2 पुस्तकें किसी अन्य लेखक की भेज दी गई हैं और एक पुस्तक के पहले के कुछ पेज फटे हुए हैं। महोदय, आपका प्रकाशन अपनी गुणवत्ता और अच्छी सेवा के लिए ख्याति लब्ध है। इस प्रकार की सेवा से मुझे काफ़ी निराशा हुई है, अतः आपसे आग्रह है कि खराब पुस्तकों को लौटाने और नई पुस्तकें भिजवाने का शीघ्र प्रबंध करें। धन्यवाद, रॉबर्ट पाल डॉली डिसूजा। 17 है कि आपके चाचा जी ने रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान खोली है। वे प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय समाचार पत्र में उसका विज्ञापन देना चाहते हैं। आप उनके लिए लगभग 60 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ये विज्ञापन लेखन के ऊपर प्रश्न है। इसके उत्तर में सबसे पहले विज्ञापन लेखन लिखेंगे और यहाँ पे मैंने रेडीमेड जो कपड़ों की दुकान है उसका एक नाम दे दिया है, पटेल रेडीमेड। आप अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है विज्ञापन लेखन में कि एक आयताकार बॉक्स आपको बनाना है। यहाँ पे मैंने सुंदर बनाने के लिए इसको स्केच पेन से बनाया है। आप लोग पेंसिल का ही उपयोग करेंगे, वहाँ पे कलर नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद इसके बाएं भाग में लेफ्ट हैंड में यहाँ पे कुछ आकर्षक शब्दों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि खुल गया खुल गया। इसके बाद आप इसके दाएं भाग में एक सुंदर सा चित्र बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लास शॉप लिखा हुआ है या कपड़ों की दुकान लिख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रकार का एक आकृति बना देना है और एक दुकान टाइप का बना देना है। यहाँ पे कुछ कपड़ों को दिखा देना है। चित्र जो है ना विज्ञापन का जान होता है और चित्र से विज्ञापन काफ़ी आकर्षक होता है। उसके बाद इसके बाएं भाग में हम लोग स्लोगन लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि हर कपड़ा अप टू डेट, नंबर 1 पटेल रेडीमेड। उसके बाद दूसरा स्लोगन मैंने लिखा है कि उत्तम क्वालिटी, वाजिब दाम, पटेल रेडीमेड की पहचान। उसके बाद तीसरा स्लोगन है इसमें कि पटेल रेडीमेड जाना है, लेटेस्ट फैशन लाना है। तो आप एक स्लोगन कम से कम ज़रूर लिखिएगा। फिर यहाँ पे छूट या नगद इनाम जैसे शब्दों के द्वारा ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे इस प्रकार का आकृति बना के यहाँ पे लिखा है 50% छूट। उसके बाद नीचे में देखिए अगर कोई डिस्काउंट वगैरह है उसको यहाँ पे हम लोगों को लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि जीन्स, टी शर्ट, फ्रॉक, कुर्ता, टॉप में 60% या 60% का डिस्काउंट। और लास्ट में एक आयताकार बॉक्स बना के यहाँ पे पता लिखना है या कुछ नोट वगैरह लिखना है जो कि इस विज्ञापन से काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा होता है। जैसे कि नोट में कि हमारे यहाँ विवाह एवं अन्य समारोह के रेडीमेड कपड़े उपलब्ध हैं और पता है CG रोड, सतीगुड़ी चौक, रायगढ़। मोबाइल में काल्पनिक मोबाइल नंबर, ये पता भी काल्पनिक रहेगा। आपको इस प्रकार से लिखना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग कि ये जो है ना किस प्रकार से बना हुआ है। तो इस प्रकार से अगर आप विज्ञापन लेखन करेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। 17 का अथवा है कि आप सौम्या गर्ग हैं। आपके भैया भाभी की पहली वैवाहिक वर्षगांठ एनिवर्सरी है। इस अवसर पर उनके लिए लगभग 60 शब्दों में शुभकामना एवं बधाई संदेश लिखिए। तो संदेश लेखन के ऊपर ये प्रश्न है। तो देखिए शुभकामना एवं बधाई संदेश में सबसे पहले एक आयताकार बॉक्स इस प्रकार से आपको बनाना है और यहाँ पे हेडिंग में लिखना है कि शुभकामना एवं बधाई संदेश। फिर इसका जो बायां भाग है लेफ्ट हैंड है उसमें दिनांक लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 12/10/2022 लिखा है। जो एग्ज़ाम डेट होगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके दाएं भाग में समय लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रातः 10 बजे लिखा है। फिर इस बधाई या शुभकामना संदेश पे अगर आप एक कविता लिखते हैं या स्लोगन लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। जैसे कि मैंने लिखा है कि थामे एक दूजे का हाथ, बना रहे आपका सदा साथ, बधाई हो शादी की वर्षगांठ। फिर आगे लिखेंगे कि आदरणीय भैया भाभी को शादी की वर्षगांठ की कोटि कोटि बधाई एवं शुभकामना। आपकी जोड़ी राम सीता जैसी है। आप दोनों सदैव साथ रहते जीवन को खुशियों से सराबोर करते रहें। आपका भाई बहन सौम्या गर्ग।
तो अगर आप लड़का हैं तो सौम्य गर्ग लिखेंगे और लड़की हैं तो सौम्या गर्ग लिखेंगी। तो इस प्रकार से आपका जो बधाई संदेश है उसका लेखन हो जाएगा।